सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, जिसमें हमने सेक्शन डी, सेक्शन सी और सेक्शन बी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी में एक टॉपिक बचा है, तो इसको भी 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी हमने सेक्शन ए को शुरू किया है। इसका पहला लेक्चर जो कि नेशनल इनकम से था वो अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। अभी का जो क्लास होगा वो हम लोग का इन्फ्लेशन से संबंधित होगा, मुद्रास्फीति का क्लास होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया जा रहा है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू ऐड होकर वहाँ से नोट्स इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो हम लोग का इकोनॉमिक्स के सेक्शन ए में सेक्शन ए का सेकंड चैप्टर जो कि मुद्रास्फीति का है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, यानी कि इसके बारे में उनको डेफिनेशन बताना है, और मुद्रास्फीति को मेजर किस प्रकार से किया जाता है, मापन किस प्रकार से किया जाता है, उसको यहाँ पे डील करना है। तो मुद्रास्फीति क्या है, तो अगर एक वर्ड में बोला जाए तो क्रय शक्ति का क्षरण ही क्या कहलाता है, स्फीति कहलाता है। और क्रय शक्ति का क्षरण कब होगा, जब हम लोग का मांग तो ज़्यादा होगा लेकिन पूर्ति कम होगा, तो उस स्थिति में वस्तु के मूल्य में निरंतर वृद्धि होगी। और अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा तो मुद्रा का प्रसार भी बाजार में आनुपातिक रूप से काफ़ी अधिक होगा, और वही क्या हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। तो वही स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो किसी भी मुद्रा के क्रय शक्ति का क्षरण क्या कहलाता है, स्फीति कहलाता है। और अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें वस्तु की तुलना में मुद्रा का प्रसार अनुपातिक अधिकता में हो। तो वस्तु की तुलना में मुद्रा का प्रसार अधिक कब होगा, तो जब वस्तु का मांग ज़्यादा होगा लेकिन वस्तु की पूर्ति कम होगी। तो उस स्थिति में जो वस्तु हम लोग को 5 रुपये में मिल जाता था और मांग इसका अधिक होने की वजह से और पूर्ति में कमी होने की वजह से यही 5 रुपये की वस्तु हम लोग को 10 रुपये में मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मुद्रा के क्रय शक्ति में क्षरण हो रहा है, और बाज़ार में जहाँ पे 5 रुपये आता था वही अब 10 रुपये आने लगा है। यानी कि बाज़ार में पैसा काफ़ी अधिक मात्रा में आने लगा है। तो जिससे प्रभाव में वस्तु की तुलना में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। तो वही स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। इसमें क्या होता है, तो बाजार में मुद्रा की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ती है और वस्तु की मात्रा घटती है। यानी कि मांग बढ़ जाता है लेकिन पूर्ति कम होने की वजह से वस्तु का दाम बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा काफ़ी अधिक मात्रा में हम लोग पे करना पड़ता है, और बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तु की मात्रा घट जाती है, जिससे मुद्रा का मूल्य व क्रय शक्ति का क्षरण होता है। यानी कि 5 रुपये से जो वस्तु हम पहले खरीद पाते थे, अब वही हम 10 रुपये में खरीद पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मुद्रा का क्षरण हो रहा है तथा वस्तु का मूल्य व क्रय शक्ति बढ़ जाता है। यानी कि जो वस्तु पहले 5 रुपये में मिलता था वही वस्तु अब 10 रुपये में मिलने लगा है। तो क्या होगा कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा के मूल्य का बढ़ना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। और इस स्थिति में अधिकांश वस्तु क्या हो जाती है, तो महंगी हो जाती है। अगर इसका उल्टा देखा जाए तो जब वस्तु के मूल्य का गिरना मुद्रा संकुचन या फिर डिफ्लेशन कहलाता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि बाज़ार में जब मुद्रा की कमी होती है, यानी कि अगर ऐसा समझे कि अगर लोगों के पास अगर पैसे की कमी है तो उस स्थिति में वे वस्तु को खरीद नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दुकानदार को अपना सामान बेचना है, तो वो सामान को बेचने के लिए वे दाम को सस्ता कर देंगे, क्योंकि लोग के पास पैसा नहीं है। तो दाम अगर सस्ता रहेगा तो उस स्थिति में लोग सामान को खरीदना चाहेंगे। तो वही स्थिति क्या कहलाता है, मुद्रा संकुचन या फिर डिफ्लेशन कहलाता है। तो जिसमें बाजार मुद्रा की कमी के कारण वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। और हाल ही में विमुद्रीकरण के प्रभाव में ऐसा दिखने में आया था, जिस कारण वह सब्जियों के दाम में गिरावट हुई। लेकिन आम लोगों की बोलचाल की भाषा में इसको मुद्रा अपस्फीति या फिर मुद्रा संकुचन का प्रयोग कम ही होता है, और लोग सामान्य बोलचाल में इसे महंगाई का बढ़ना या फिर घटने से ही व्यक्त करते हैं। यानी कि अगर महंगाई बढ़ गया तो हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं महंगाई बढ़ गया, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स में हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। और वही अगर महंगाई घट गया तो हम लोग उसको बोलते हैं डिफ्लेशन या फिर मुद्रा संकुचन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। अब है कि मुद्रास्फीति को वर्गीकरण करने के कई आधार हैं, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्री के द्वारा जो सबसे अधिक प्रमाणिक आधार है उसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या, उसको देखते हैं। तो 3 प्रकार के हैं, एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या हो जाएगा, तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मांग काफ़ी अधिक होगा लेकिन मांग की तुलना में पूर्ति कम हो जाएगा। तो वही स्थिति कहलाती है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो जब चालू कीमत पर वस्तु और सेवाओं के लिए
इसकी मांग जो वो पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, यानी कि मांग ज़्यादा हो गया, पूर्ति कम हो गया, तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब अगर मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का दाम क्या होगा, बढ़ेगा, तो वस्तु महंगी हो जाती है, क्योंकि मांग की तुलना में उत्पादन या फिर आपूर्ति नहीं हो पाता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, यानी कि मुद्रास्फीति के पीछे बहुत सारा कारण है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ऋण माफ़ी करने के लिए बहुत सारी योजना बना रही है, ऋण इजीली मिले, इसके लिए सरकार बहुत सारी योजना बना रही है, जिससे लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप अगर लोगों के पास पैसा आ रहे हैं तो वे क्या करेंगे, वे बाज़ार में खरीदेंगे। जो वस्तु उन्हें 10 रुपये में मिलती थी, क्योंकि पैसा आदमी के पास ज़्यादा है, तो इसी स्थिति में वही वस्तु का दाम बढ़ के, मांग चूँकि ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, तो वही दाम बढ़ के हम लोग का 10 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। सरकार का प्रत्यक्ष करों में कमी करना, जहाँ पे हम लोग को टैक्स ज़्यादा लगता था उस टैक्स को कम कर दिया गया है। फिर मांग की तुलना में उत्पादन का कम होना, तो ये सब कुछ वजह हो गई जिसकी वजह से, या फिर ब्याज दर में कमी करना। तो इन सारे वजहों से लोगों के पास मुद्रा का भंडार काफ़ी अधिक हो रहा है, लेकिन मांग और मुद्रा के भंडार की वजह से मांग भी काफ़ी अधिक हो रहा है, लेकिन मांग की तुलना में पूर्ति कम हो पा रही है। परिणाम स्वरूप दाम में वृद्धि हो रही है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ये सब कुछ प्रभाव हो गया मुद्रास्फीति के बढ़ने का, या फिर कारण हो गया मुद्रास्फीति के बढ़ने का। अब हो गया लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो जैसे नाम से पता चला, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो जब लागत बढ़ेगा, यानी कि जब वेतन लागत में वृद्धि होगा, तो वस्तु का मूल्य भी इसमें बढ़ता है। ऐसा कब होता है, तो मतलब कि जब वस्तु के वेतन लागत में वृद्धि होगा तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अब ऐसा होता कब है, तो जब श्रमिक की मजदूरी या फिर वेतन में वृद्धि हो जाता है, तो उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, या फिर सरकार के द्वारा जो भी अप्रत्यक्ष कर है वो भी उसमें वृद्धि किया जाता है। परिणाम स्वरूप सरकार के पास अधिक धन आ जाती है, या फिर व्यापारी वर्ग जो होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं, तो उनके पास भी अधिक से अधिक धन आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका वेतन जो है वो बढ़ जाता है, और वेतन बढ़ने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। तो वही क्या कहलाता है हम लोग का, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। फिर घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। तो इसमें क्या होता है कि जब सरकार के द्वारा घाटे के जो बजट होता है उसको कम करने के लिए आरबीआई से जब पैसा निकाला जाता है, तो आरबीआई अपना पैसा कहाँ डालेंगे, मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में काफ़ी अधिक पैसा आ जाते हैं, और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति आ जाती है। और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो गया कि जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके बाद सरकार जो भी जनता के राहत के लिए कार्य करते हैं, या फिर मानसून का असफल हो जाना, तो ऐसी स्थिति में किसानों को ऋण माफ़ किया कर दिया जाता है, या फिर कृषि ऋण को माफ़ करना हो गया, सरकार द्वारा कृषि ऋण को माफ़ करना। तो ये सब हो गया जिसकी वजह से व्यय में और योजनागत व्यय में वृद्धि कर दिया जाता है। तो परिणाम स्वरूप अगर योजनागत व्यय में वृद्धि कर दिया गया तो कहीं ना कहीं सारा पैसा मार्केट में आना है घूम फिर के, तो इसी स्थिति में मुद्रास्फीति आ जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। अब है क्या कि भारत में वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के आधार पर, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI के आधार पर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। दो तरीके से, WPI और CPI। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन दो चीज़ के आधार पर भारत में वर्तमान समय में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, और जिसमें समग्र चर्चा का विषय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि ही रहती है। अब एक थोक मूल्य सूचकांक क्या है और CPI क्या है, इसको देखते हैं। तो मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति का पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी थोक बाज़ार में जिन वस्तुओं की औसत कीमत में बदलाव आता है तो उनके आधार पर किया जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति के माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, और इस सूचकांक का प्रयोग उन उत्पादों की औसत कीमत स्तर में बदलाव आंकने के लिए किया जाता है जिसका कारोबार थोक बाजार में होता है। अर्थात थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं के कीमत का सूचकांक है, सेवाओं का नहीं है। हाल ही में सरकार ने क्या किया, तो मुद्रास्फीति की वृद्धि दर जो है वो साप्ताहिक रूप से, जो कि पहले जारी होता था, उसको साप्ताहिक रूप से जारी करना बंद करके अब मासिक आधार पर मुद्रास्फीति को जारी करने की घोषणा की है, और जिसका आधार जो था वो 2004-05 था, जिसको बदलकर आधार वर्ष 11-12 कर दिया गया है। और वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक के बास्केट में 676 उत्पाद शामिल हैं, और इन्हीं उत्पाद में होने वाले औसत वृद्धि के आधार पर मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाते हैं। यानी कि जो इस थोक मूल्य सूचकांक के बास्केट में 676 उत्पाद हैं, अगर इनके दाम में वृद्धि होती है, हम लोग बोल सकते हैं महंगाई आया है, परिणाम स्वरूप हम लोग बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति आया है। अगर इनके दाम में अगर गिरावट आती है, मूल्य में गिरावट आती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
महंगाई घटी है और वो हम लोग का हो जाएगा अवस्फीति की स्थिति हो जाएगी। अब क्या है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो भारत जैसे विकासशील देश में इस विधि से मुद्रास्फीति मापने का कोई विशिष्ट महत्व नहीं है, लेकिन विकसित देश में गणना के इस विधि के लिए, मतलब विकसित देशों में गणना के इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें फुटकर वस्तुओं की कीमतों को अत्यधिक महत्व दिया गया है, और यह उपभोक्ताओं की ओर से खरीदे जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के खास सेट को मासिक औसत कीमत के आंकड़े से जुड़ा सांख्यिकी माप है। यानी कुल मिला के जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन विकसित देशों में ये काफ़ी अधिक प्रचलित है। और जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक में बहुत सारे वस्तुओं के आधार पर वहाँ पे मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फुटकर वस्तुओं की कीमत को काफ़ी अधिक महत्व दिया गया। यानी कि इन सारे वस्तुओं के अगर दाम में वृद्धि होती है तो बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति आई है, या फिर कमी होती है तो मुद्रास्फीति नहीं हुई है, अवस्फीति की स्थिति है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, जो कि मुख्यतः विकसित देशों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना जो वो 3 समूह से संबंधित है। पहला औद्योगिक श्रमिक, दूसरा शहरी और शारीरिक श्रमिक, और तीसरा हो गया हम लोग का खेतीहर मजदूर हो गया। लेकिन इनके द्वारा की गई खरीदारी का वास्तविक आंकड़े की पहुंच सरकार के पास न होने के कारण यह ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो मुद्रास्फीति क्या है उसको हम लोग देख लिए। मुद्रास्फीति को मापने का भारत में 2 तरीका है, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें से भारत में मुख्य रूप से प्रचलित है थोक मूल्य सूचकांक, जिसमें 676 वस्तु शामिल है। अगर इन्हीं के आधार पर हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में पता लगाते हैं, जो कि मासिक आधार पर करने का प्रस्ताव रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के कारण बताएं, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति क्यों हो रहा है और इसके वजह से अलग अलग वर्गों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का भी आकलन करना है, या फिर मुद्रास्फीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। तो भारत में महंगाई एक क्या हो गया सामान्य समस्या है, और सामान्य समस्या जो कि हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका मुख्य वजह क्या हो गया कि भारत में वर्तमान में लगभग 22% आबादी जो वो BPL है, और 65% से अधिक आबादी जो वो खाद्यान्न संकट से सामना कर रही है। गरीबी भी काफ़ी अधिक मात्रा में देखा जाता है भारत में। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर गरीबी है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर हम लोग का वस्तु को खरीदने में काफ़ी समस्या उत्पन्न कर देती है, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो जो BPL परिवार है उनको खाद्यान्न के खरीदने में काफ़ी समस्या आने लगती है। परिणाम स्वरूप उनमें कुपोषण और भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह एक राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील विषय भी हो जाता है। और भारत में महंगाई को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारक प्रभावशाली है। तो सबसे पहला कारक क्या हो गया जिसकी वजह से भारत में मुद्रास्फीति देखा जाता है, तो कृषि उत्पादन में गिरावट। तो भारतीय कृषि जो कि मानसून पर आधारित है, और लगभग 45% भूभाग जो वही सिंचित है, यानी कि 55% भूभाग हम लोग का मानसून पर निर्भर है, जिसकी वजह से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो जिस वर्ष अच्छा कृषि होता है उस वर्ष अच्छा मार्केट में भी सबको दाम मिलता है, लेकिन जिस वर्ष अच्छा कृषि नहीं होता उस वर्ष किसानों को लाभ भी काफ़ी कम होता है। तो जिस वर्ष अच्छा कृषि नहीं होता है उस वर्ष क्या हो जाता है कि कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन है, मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन किसान करता है तो उससे आटा बनता है, या फिर अन्य बिस्किट बनते हैं, या फिर बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर गेहूँ का उत्पादन सही से नहीं होगा तो बाकी चीज़ों का मांग काफ़ी अधिक बढ़ेगा, क्योंकि मांग तो कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन अगर उत्पादन में कमी आया तो पूर्ति नहीं हो पाएगा। और अगर मांग बढ़ रहा है और पूर्ति नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग का दाम भी बढ़ जाएगा, मुद्रा में भी, यानी कि उसकी लागत में भी वृद्धि आने लगेगी, और परिणाम स्वरूप हम लोग मुद्रास्फीति को जन्म दे देंगे। तो भारतीय कृषि को मानसून पर आधारित होने के कारण एक जुआ कहा जाता है, और प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई फसल सूखा, बाढ़ या फिर टिड्डी आक्रमण जैसे कारणों से बर्बाद हो जाता है, और उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जो होती है वो मुद्रास्फीति को जन्म देती है। जैसे एक किसान गेहूं लगाया लेकिन किसी कारणवश गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, तो परिणाम स्वरूप गेहूं का मांग तो बना हुआ है लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो गेहूं का दाम में वृद्धि होने लगता है और मुद्रास्फीति आ जाती है। फिर एक सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष MSP दिया जाता है। तो MSP में मुख्य रूप से क्या होता है कि सरकार किसानों को आश्वासन देती है कि मान लीजिए कि गेहूँ है, तो गेहूँ अगर सरकार 30 रुपया केजी किसान से खरीदेगी, ऐसा किसानों को आश्वासन देती है कि हम आपसे 30 रुपये केजी खरीदेंगे, भले ही मार्केट में गेहूं का दाम 10 रुपये केजी क्यों ना जा रहा हो, उस स्थिति में भी हम 30 रुपया ही खरीदेंगे। तो जहाँ पे गेहूं 10 रुपये केजी जा रहा था वहीं पे सरकार इसको 30 रुपये केजी में बेच रही है। तो 30 रुपये में अगर सरकार खरीद रही है, अगर 30 रुपये में सरकार खरीद रही है तो जायज़ सी बात है कि सरकार या तो 30 रुपये में बेचेगी या तो इससे ज़्यादा कीमत पर मार्केट में बेचेगी।
तो कीमत ज़्यादा लगेगा तो मार्केट में मुद्रा भी ज़्यादा आएगा और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो सरकार किसानों को अति उत्पादन के समय कीमत संबंधी विश्वास दिलाने हेतु कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश पर खरीद मूल्य में वृद्धि करती है और जिससे खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो जनता के आय में वृद्धि, अगर जनता के आय में वृद्धि हो रहा है तो परिणाम स्वरूप बहुत सारे वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है और अगर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो इसी स्थिति में फिर से रुपये के मूल्य में ह्रास होगा और फिर से मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जनता के आय में वृद्धि में क्या हो जाएगा कि समय समय पर सरकार जो है वे अपने कर्मचारी के लिए वेतन आयोग गठित करते हैं और उन्हीं के सिफारिश के आधार पर वेतन में वृद्धि करती है। साथ ही जो असंगठित क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के आय में भी वृद्धि करने के लिए सरकार ने मनरेगा, PGSRY, JRY जैसी योजना चलाती है और जिसके परिणाम स्वरूप रुपये का मूल्य में ह्रास देखा जाता है और वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि। तो चूँकि पेट्रोलियम हम लोग बहुत सारा पेट्रोलियम के लिए हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत में अचानक से वृद्धि देखी जाती है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत में वृद्धि देखी जाएगी तो इसी स्थिति में जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनमें भी अचानक से वृद्धि होगा और परिणाम स्वरूप फिर से बाज़ार में बहुत सारे मुद्रा आने लगेगी और मुद्रास्फीति आ जाएगा। फिर इसके अलावा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर, राजकोषीय घाटा बढ़ना, जैव ईंधन का निर्माण या फिर स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया जैसे कारक भी कीमत वृद्धि में अहम योगदान देते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति आने के पीछे का मुख्य कारण क्या हो गया? बाजार में अत्यधिक मात्रा में पैसे का आना। फिर जनसंख्या का तीव्र विकास और क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच भी असंतुलन की कीमत वृद्धि का एक प्रधान कारण है और ऐसे में विदेशी व्यापार पर सरकारों द्वारा बल दिया जाना महंगाई की स्थिति को जन्म देता है। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण हो गया जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय कारक हो गया जिसकी वजह से भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। कृषि उत्पादन में गिरावट हो गया, MSP सरकार के द्वारा दिया जाना या फिर जनता के आय में वृद्धि हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ के दर में सडनली इंक्रीमेंट देखा जाता है। तो ये सब कुछ वजह हो गया। अब है कि मुद्रास्फीति जो होता है वो अलग अलग वर्ग विशेष पर अलग अलग प्रभाव डालता है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। तो अगर शुरू में देखा जाए तो शुरुआत स्थिति में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हल्की सी मुद्रास्फीति अच्छी होती है क्योंकि अगर मुद्रास्फीति है यानी कि वस्तु के दाम में महंगाई है यानी कि मांग ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है। तो शुरुआती स्थिति में मांग ज़्यादा होगा तो वैसी स्थिति में लोग पूर्ति पर भी ध्यान देंगे। यानी कि अगर लोग वस्तुओं का मांग ज़्यादा है तो वस्तुओं का उत्पादन करने में भी लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर उत्पादन करने में ज़्यादा ध्यान देंगे तो वैसी स्थिति में बहुत सारे लोगों को रोज़गार के अवसर भी प्रदान होंगे और उत्पादन भी होने लगेगा तो लोगों के आय में भी वृद्धि देखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन बना रहेगा। तो शुरुआत में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हल्की मुद्रास्फीति का होना अच्छी बात है। तो आरंभ में मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था सक्रिय होती है क्योंकि मांग की पूर्ति से अधिक होने के कारण उत्पादों को वस्तु और सेवा का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन मिलता है और इससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। श्रमिकों तथा उत्पादन करने वाले अन्य कारक के आय में भी वृद्धि होती है और यह स्थिति मांग और पूर्ति के बीच संतुलन कायम रखता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हल्की मुद्रास्फीति के बना होना अच्छी स्थिति का संकेतक माना जाता है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखा जाए कि अगर मांग ज़्यादा है लेकिन उत्पादन में कमी हो रहा है तो ऐसे में लोगों के बीच में धन और आय के वितरण में भी विषमता आने लगेगी और अगर धन और आय के वितरण में विषमता आएगी तो जीवन स्तर में भी गिरावट आएगा। परिणामस्वरूप भुखमरी देखने को मिलेगा, तंगहाली की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सामाजिक असंतोष काफ़ी अधिक बढ़ने लगेगा जो आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म देती है। मुद्रास्फीति जिन लोगों का सर्वाधिक कष्ट होता है वे स्थिर आय वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो 10,000 पे काम कर रहा है तो मुद्रास्फीति आएगा लेकिन फिर भी उसका इनकम जो है वो 10,000 ही है। यानी कि बाजार में वस्तु का मूल्य में तो वृद्धि हो गया है लेकिन उसके सैलरी में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। तो यह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्थिर आय वाले व्यक्ति के लिए हो जाता है जिनका वेतन हो गया या फिर पेंशन हो गया फिर मासिक आय एक समान निर्धारित रहता है। साथ ही जिन लोगों के पास सरकारी बॉन्ड हो गया या फिर जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, मुद्रा कोष जैसी सावधि जमाएं बैंकों में रहती है तो उनका हानि उठानी पड़ती है क्योंकि वे तो बॉन्ड है उनका उतना ही वैल्यू है जितना उस पर लिखा हुआ रहेगा। लेकिन महंगाई की वजह से उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। परिणाम स्वरूप उस बॉन्ड की वजह से या फिर जीवन बीमा पॉलिसी की वजह से हम लोग को घाटा सहना पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि होने के कारण मुद्रा का मूल्य घटकर बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर हम बैंक में 1 लाख रुपये रख दें वर्तमान समय में तो 1 लाख का कुछ वैल्यू है, फिर मानते हैं कि 5 साल बाद मुद्रास्फीति काफ़ी अधिक हो जाएगा
तो उस स्थिति में मेरे पास अकाउंट में 1 लाख ही रहेगा, लेकिन महंगाई काफ़ी अधिक हो जाएगी। यानी कि वर्तमान समय में 1 लाख से हम जिन वस्तुओं को खरीद पाते हैं, 5 साल बाद हो सके मुद्रास्फीति की वजह से हम 1 लाख में उन सारी वस्तुओं को खरीद नहीं पाएंगे। तो मुद्रास्फीति तो लगातार बढ़ेगा, लेकिन उसका मुद्रा का मूल्य जो होगा वो घटकर बहुत कम हो जाता है, और ऐसे में ऋणी लोग मूल्यहीन मुद्रा ऋणदाताओं को वापस करते हैं। तो जो व्यक्ति आज हमको ऋण दिया है वो तो हमें 1 लाख आज के टाइम पे दिया है, लेकिन 5 साल बाद जब हम उसको वापस करते हैं तो हम उसको गिरा हुआ, मतलब कि मुद्रा के मूल्य में गिरा हुआ मुद्रा को हम उसको प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऋणदाता को इसका घाटा सहना पड़ता है, और जो ऋण लिया है उसको इसका लाभ मिलता है। बढ़ती मुद्रास्फीति से कालाबाजारी और वस्तुओं का अवैध भंडारण भी बढ़ता है, और जिससे उपभोक्ता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि व्यापारी वर्ग मुनाफा अर्जित करता है। अतः मुद्रास्फीति की प्रक्रिया कुछ लोगों को बहुत अधिक धनाढ्य और कुछ लोगों को अत्यधिक गरीब बना देती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हो गया कि भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या था। तो बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारण थे, फिर अलग अलग वर्ग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव सब चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति भारत की एक सामान्य समस्या है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उसके बारे में हम लोग को डील करना है। तो मुद्रास्फीति के बारे में सामान्य अवधारणा यह है कि यह एक बुराई है, लेकिन समेकित अध्ययन कहता है कि हल्की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छी होती है। तो हम लोग पीछे अभी के क्वेश्चन में देखें कि शुरुआती दौर में हल्की मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उस स्थिति में मांग काफ़ी अधिक होती है, और मांग की पूर्ति करने के लिए उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। परिणाम स्वरूप रोजगार उत्पन्न होता है और लोगों के आय में भी वृद्धि होती है। तो शुरुआती स्टेज में तो मुद्रास्फीति अच्छी होती है, लेकिन अगर मांग अधिक हो जाता है लेकिन उत्पादन अगर कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग को स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो क्योंकि यह उत्पादक वर्ग में उत्पादन के प्रति उत्साह कायम रखती है, क्योंकि मांग ज़्यादा है, तो जो उत्पादक वर्ग है वे चाहेंगे कि वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में करें। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और वर्तमान समय में रिजर्व बैंक भी इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर का लक्ष्य बनाया जाए, यानी कि मुद्रास्फीति को एक दर से ऊपर या फिर नीचे रहने नहीं दिया जाए, यानी कि 4 और 6 के बीच में रखने का बात किया गया। इस संदर्भ में RBI ने अर्जित पटेल समिति बनाई थी, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर RBI 4% की मुद्रास्फीति दर को अपना लक्ष्य बना सकते हैं, यानी कि मिनिमम 4% और अधिकतम 6% के बीच में होना चाहिए। और साथ ही कमेटी ने क्या कहा था, यानी कि अर्जित पटेल समिति के जो कमेटी है उन्होंने कहा था कि इस पर निगरानी रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC का भी गठन किया जाएगा, जो कि काफ़ी एक उत्तरदायी संस्था रहेंगे। अब कि मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के 3 कदम उठाया जा सकता है। सबसे पहला मौद्रिक नीति सही करना होगा, राजकोषीय नीति, और तीसरा कीमत नीति या फिर अन्य उपाय करने होंगे। तो देश से मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण करने से संबंधित उपाय क्या हो गया, तो मौद्रिक उपाय हो गया वही कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने से संबंधित जो भी उपाय होंगे वही मौद्रिक उपाय कहलाएंगे, और जिसका संचालन भारत में RBI करता है। और सामान्यतः यह माना जाता है कि बाजार में मुद्रा की अधिकता होने के कारण ही मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। यही बात है ही कि यानी कि वस्तु का मूल्य जो हमें 5 रुपये में मिल रहा था वही वस्तु हम लोग को 10 रुपये में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुद्रा के मूल्य में गिरावट देखा जा रहा है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि देखा जा रहा है। और ऐसे में RBI ने अपने कई कदम उठाए जिससे कि बाजार में मुद्रा को निकालना, ताकि मुद्रा के अभाव होने से व्यक्तियों की क्रय क्षमता घटे और आपूर्ति में संतुलन बना रहे। मुख्य वजह क्या हो गया कि लोगों के पास काफ़ी अधिक मात्रा में धन आ जाता है। अगर धन आ गया तो लोगों की इच्छाएं भी क्या है, असीमित इच्छाएं, तो उन्हीं इच्छा को पूर्ति करने के लिए वे मांग करेंगे। ऐसी स्थिति में मांग सडनली बढ़ जाएगा, लेकिन मांग बढ़ेगा तो मांग के कंपेरेटिवली पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी वस्तु है उनकी मांग काफ़ी अधिक होगी, तो परिणाम स्वरूप उनकी कीमत में भी वृद्धि होगी। तो RBI ऐसी नीति बनाएगी जिससे कि लोगों से उनके पैसे को निकाला जाए। परिणाम स्वरूप लोगों के पास इनकम कम होगा और ऐसी स्थिति में मांग कम होगा, और मांग कम होगा तो मांग और उत्पादन के बीच में संतुलन बनाया जा सके। और बाजार में मुद्रा निकासी के लिए RBI निम्न कदम उठा सकती है, जैसे कि बैंक दर में अगर वृद्धि कर देंगे, तो बैंक दर में अगर वृद्धि कर देंगे तो ईजिली से उन्हें ऋण नहीं मिल पाएगा, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अब लोग ऋण लेना कम करेंगे, तो परिणाम स्वरूप वे अपने आवश्यकता के सामानों की पूर्ति भी अब कम करेंगे बाज़ार से। तो कहीं ना कहीं बाज़ार में धन कम जाएगा और मुद्रास्फीति की समस्या घटेगी। फिर CRR में अगर वृद्धि कर दिया जाएगा, फिर MSF में वृद्धि अगर कर दिया जाता है,
और खुले बाज़ार में प्रतिभूतियों को बेचना। तो अगर सरकार या फिर आरबीआई क्या करेंगे, खुले बाज़ार में प्रतिभूति को लोगों को अगर बेचेंगे तो प्रतिभूति बेचेंगे और ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, प्रतिभूति को खरीदने के लिए धन आरबीआई के पास जमा करेंगे, यानी कि उनके पास जो धन था वो धन आरबीआई के पास आ जाएगा। परिणाम स्वरूप उनके पास धन की कमी होगी और मांग की भी कमी होगी। तो मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन कायम रहेगा और इस प्रकार से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर राजकोषीय उपाय। तो राजकोषीय उपाय के तहत जो भी सार्वजनिक व्यय है, कराधान हो गया या फिर घरेलू सार्वजनिक ऋण हो गया, इनमें अगर वृद्धि कर देंगे तो ऐसे उपायों को शामिल किया जाता है। और अगर इनमें अगर वृद्धि कर देंगे, हम सार्वजनिक घरेलू ऋण में अगर वृद्धि कर देंगे तो ऋण कम लेंगे और परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की पूर्ति कम होगी और बैलेंस हो जाएगा। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सड़क निर्माण, नहर एवं बांध निर्माण, स्कूल एवं अस्पताल निर्माण जैसे कामों पर सार्वजनिक निवेश को कम रखती है, ताकि सरकार मांग में कमी आने से समग्र मांग में भी कमी आएगी। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, सड़क बना रहे हैं, नहर और बांध बना रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में सड़क बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, रोड चाहिए, बहुत सारे मजदूर चाहिए, यानी कि मांग काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो मांग अगर ज़्यादा है तो पूर्ति भी होना चाहिए, लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो पाएगा तो फिर से मुद्रास्फीति आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार इन सारे कामों को रोक देगी या फिर इन सारे कामों को धीरे धीरे करेगी, कम करेगी, तो ऐसी स्थिति में मांग में कमी आ जाएगी और मांग में कमी आएगी तो फिर से मांग और पूर्ति में बैलेंस होगा और मुद्रास्फीति की समस्या को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार से सरकार करों की दर में वृद्धि कर सकती है ताकि लोगों के प्रयोज्य आय भी कम हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि ऋण ईजिली सस्ता में मिल रहा है, तो वे क्या करेंगे, ऋण लेके कोई अपना फैक्ट्री शुरू कर देंगे, छोटा मोटा कोई अपना कुक्कुट पालन शुरू कर देंगे या फिर कुछ भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी आय में वृद्धि होगी तो उनकी मांग में भी वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो अगर सरकार अगर ऋण में अगर बढ़ोतरी करेगी, इंटरेस्ट अगर ज़्यादा लेंगे तो लोग लोन कम लेंगे, परिणाम स्वरूप उनके पास अपने आय में वृद्धि करने की सोर्स भी कम होगी और मुद्रास्फीति को बैलेंस किया जा सकता है। इससे भी लोगों की क्रय क्षमता घटेगी और कीमत नियंत्रित होगी। सरप्लस बजट बनाकर भी सरकार कीमतों पर नियंत्रण रखती है और यह वह नीति है जिसमें सरकारी व्यय सरकारी आय से कम रहती है। ये हो गया हम लोग का राजकोषीय उपाय हो गया। फिर कीमत नीति। तो कीमत नीति में क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को निर्देशित, नियमित और नियंत्रित करने से। इसके तहत वस्तुओं का अभाव भी चूँकि मुद्रास्फीति के कारण है, अतः उत्पादन में वृद्धि इसका सर्वोत्तम उपचार है। यानी कि कीमत नीति में क्या हो जाएगा कि वह मुद्रास्फीति का मुख्य वजह क्या हो गया कि मांग ज़्यादा है, यानी कि वस्तु का डिमांड ज़्यादा है लेकिन वस्तु का पूर्ति कम हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वस्तु के उत्पादन में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो मांग के तुलना में पूर्ति भी होने लगेगा, यानी कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से मुद्रास्फीति कम किया जा सकता है। साथ ही जो भी अनिवार्य वस्तु होंगे उनकी कीमत नियंत्रण करने के लिए अलग अलग नीति का सरकार निर्माण कर सकती है। वसूली कीमत, समर्थन मूल्य को भी उचित सीमा के अंदर रखकर भी कीमत नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार को कृषि आय पर कर लगाना चाहिए और उचित कीमत के दुकानों को प्रभावशाली बनाना चाहिए तथा जमाखोरी रखने हेतु कड़े कानून या फिर उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। तो इन सारे कदमों के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है। तो यानी कि ऊपर में जो भी हम लोग पढ़े उससे क्लियर है कि मुद्रास्फीति काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है जहाँ कारक को प्रभावी और नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसे में चातुर्यपूर्ण संतुलन नीति जो आय वृद्धि को बढ़ाएं और उत्पादन को बढ़ाएं लेकिन व्यक्तियों के क्रय क्षमता को सीमित रखें ही प्रभावशाली विकल्प है। तो ये सारे कारण हो गए, ये सारे वजह हो गए जिसके माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति क्या है। फिर से वही डेफिनेशन आ जाएगा जो कि हम पहला क्वेश्चन में पढ़े हैं। और मुद्रास्फीति को उत्पन्न करने वाले जो वैश्विक कारक हैं उनको वर्णन करें और उनके समाधान के भी उपाय बताने हैं। तो हम लोग वैश्विक कारण में एक कारण देखे थे कि जो भी हम लोग का क्रूड ऑयल था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हो जा रहा था, परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति आ जाता था। तो मुद्रास्फीति सामान्य अर्थ में क्या हो गया कि वस्तु के मूल्य स्तर में वृद्धि हो रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग में वृद्धि हो रहा है लेकिन उनकी तुलना में उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वस्तु के मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो जा रही है। तो वही स्थिति क्या कहलाता है हम लोग का मुद्रास्फीति कहलाता है। वैश्विक कारण क्या हो जाएगा तो वही तेल संकट, पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में अचानक से वृद्धि होती है और अगर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होगा तो हम लोग आयात करते हैं, तो आयात करने के बाद ज़रूर हर इंसान का नेचर ही है कोई लाभ कमाना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में वे अधिक दाम में वे बेचेंगे, परिणाम स्वरूप बाज़ार में बहुत ज़्यादा मुद्रा आएगी और मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वैश्वीकरण के इस युग में एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देश पर भी पड़ता है। जैसे कि पेट्रोल अगर मंगाते हैं तो किसी विदेशी खाड़ी देश से मंगाते हैं
तो अगर वहाँ पे दाम बढ़ता है तो परिणाम स्वरूप भारत में भी तेल का दाम बढ़ने लगता है। अगर वहाँ दाम घटता है तो परिणाम स्वरूप अन्य देशों में भी दाम घटता है। जैसे कि किसी देश में यदि मंदी की स्थिति हो जाए तो उस देश का निर्यात घट सकता है और इससे आयातित देश प्रत्यक्ष प्रभावित हो जाएंगे। अब हम मुद्रास्फीति रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग देखें कि CRR में वृद्धि कर दिया जाएगा। तो बैंक द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाकर जैसे ब्याज दर में वृद्धि कर दिया गया। खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत प्रतिभूति को अगर विक्रय करने लगेंगे, लोगों के द्वारा पैसा RBI में जमा करने लगेगा। CRR और SLR में भी अगर वृद्धि कर देंगे तो हम लोग मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं लोगों से पैसे को लेकर बैंक में जमा करती है और लोगों के पास अगर धन नहीं रहेगी तो मांग कम रहेगी, परिणाम स्वरूप उत्पादन होगा और दोनों के बीच में बैलेंस उत्पन्न होगा और मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। फिर है कि संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग, जिसमें करारोपण यानी कि टैक्सेशन काफ़ी अधिक हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय में कमी कर दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र रूप से मांग में कमी हो जाएगा और प्रतिपादन को भी स्थगित करना होगा। फिर आवश्यक वस्तुओं का आयात को प्रोत्साहित करना तथा निर्यात में कमी की जाती है। संवेदनशील वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बफर स्टॉक का निर्माण करना, जिससे कि खाद्यान्न का संग्रहण हो सके, यानी कि अचानक से खाद्यान्न मानसून पर डिपेंड है तो मानसून के ख़राब होने की वजह से खाद्यान्न की उत्पत्ति में कमी आ जाती है। तो अगर हम लोग खाद्यान्न का संग्रहण करेंगे, यानी कि अगर बफर स्टॉक का निर्माण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब खाद्यान्न की मांग ज़्यादा होगी और उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी बैड मानसून की वजह से, तो ऐसी स्थिति में बफर स्टॉक से हम लोग खाद्यान्न की पूर्ति करके मांग और पूर्ति को बैलेंस कर सकते हैं और मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। MSP ये भी क्या है, कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति लाने में सहायक होती है, क्योंकि इसकी वजह से सरकारी वसूली या फिर क्रय में वृद्धि होती है और बाजार में खाद्यान्न उपलब्धता में कमी होगी। अब कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है, तो जैसे कि प्याज व आलू की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सीमा में लाया गया है। सभी राज्य में फल और सब्जियों को APMC अधिनियम की से हटाकर मुक्त करने की अनुमति दे दी गई है। भारत सरकार और RBI के मध्य स्फीति नियंत्रण करने के लिए एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत RBI की जवाबदेही होगी कि वह मुद्रास्फीति को 6% से नीचे बनाए रखे। तो ये सब कारण कुछ कारण हो गए जिसके द्वारा सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम लोग का जो इन्फ्लेशन सेकंड चैप्टर था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो जो भी क्वेश्चन बनना रहेगा कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति से मिला जुला कर बना दिया जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।